बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने दोनों का अमल देखा और दोनों की गुफ्तगू सुनी तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। उन दोनों की बातों पर खुश भी हुआ। जब मैंने शुमाइला की बातें सुनी तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। मुझे उस पर फ़ख्र महसूस होने लगा और मैं पछताने भी लगा कि मैं उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। उसने मेरी माँ के बारे में भी बहुत अच्छे अल्फाज कहे थे। उसकी बातें सुनकर मुझे मेरी वालदा याद आ गई। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मुझे मेरी माँ ने किस मोहब्बत और शफ़क़त से पाला था। मेरी माँ सुबह सवेरे उठा करती थी, नमाज अदा करती और कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। मुझे भी नमाज के लिए उठाया करती थी। फिर मुझे नाश्ता करवा कर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेजा करती थी। जब मुझे स्कूल से छुट्टी हो जाती तो मैं वापस घर पहुंचता तो मेरे घर पहुंचने से पहले खाना तैयार होता। मेरी माँ मेरा लिबास तब्दील करती, मेरा हाथ मुंह धुलवा कर मुझे खाना खिलाती थी। फिर मुझे कुछ देर आराम के लिए सुला देती। फिर जब मैं जाग जाता तो मुझे मदरसा पढ़ाने के लिए भेज देती। वहाँ से वापस आने पर मुझे स्कूल का काम करवाती। मेरी माँ मेरी तालीम और तरबियत में ज़रा बराबर कसर न छोड़ती। मेरे वालिद साहब भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते और सख्त मेहनत मजदूरी करके घर का निज़ाम चलाते और मेरी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते। मैं अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा था। मुझसे छोटी दो बहनें थीं। हम सब घर वाले आपस में बहुत मोहब्बत और एहतराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत खुश व खुर्रम तरीके से गुजर रही थी। वालिद साहब हमें किसी किस्म की भी तंगी या तकलीफ़ नहीं होने देते थे। हमारे वालिदैन ने हमारी तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और हमें बेहतरीन मौक़े फ़राहम करते रहे कि हम आला तालीम हासिल कर सकें। ज़िंदगी यूं ही गुजरती गई। आखिरकार मैंने मैट्रिक के इम्तहानात दे दिए। मेरे इम्तहानात बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। अब मैं फ़ारिग था और घर वाले इसी सोच में थे कि आगे किस चीज़ में दाखिला लूँ। मेरा दिल बचपन से ही इंजीनियरिंग की तरफ माइल था और मैं इंजीनियरिंग के शोबे में जाना चाहता था। जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरे माँ बाप की मेहनतों का समर मिल गया था। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद मेरे वालिदैन ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और मेरी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे दिल में इंजीनियरिंग के शानदार उलूम के ख्वाब और पेशा वराना कारोबार के अजीम मौक़ों का ख्वाब हमेशा से रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के पहले दिन से ही मैंने मेहनत और मुसाबत के साथ साथ इल्मी अक़ीदत से अपने मकसद की तरफ रुख किया। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से तालीम हासिल करता रहा। मेरे वालिद साहब ने मेरा हर मैदान में साथ दिया। मेरे इंजीनियरिंग के डिप्लोमे का हर साल शानदार कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो रहा था। मेरे 4 साल डिप्लोमे के 3 साल मुकम्मल हो चुके थे। इंजीनियरिंग के शानदार दौरानिए ने मेरे अंदर एक हकीकी माहिर इंजीनियर को जगा दिया था। मेरे डिप्लोमे के आखिरी साल चल रहा था। मैं अमली मैदान में कदम रखने के लिए बहुत पुरजोश हो रहा था। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशअस्लूबी से चल रही थी। मेरी दोनों बहनों ने भी मैट्रिक कर ली थी और दोनों कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक हम पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हम टूट कर रह गए। मेरे प्यारे वालिद साहब, जिनकी तबीयत हमेशा से मुस्तहकम और मजबूत थी, एक शाम जब वो काम से वापस घर आए तो अचानक ज़मीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते बेहोश हो गए। वालिद साहब की ऐसी हालत देखकर हम सब परेशानी के पहाड़ तले दब गए। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और एक गाड़ी वाले को फ़ोन किया। वो गाड़ी वाला हमारे घर से थोड़े फासले पर ही मौजूद था और फ़ौरन हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचाया। हमने वालिद साहब को गाड़ी में लिटाया और फ़ौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और टेस्ट करना शुरू कर दिए। रिपोर्टें देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे वालिद साहब दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। वालिद साहब को कुछ इंजेक्शन और ड्रिप लगाई तो मेरे वालिद साहब होश में आ गए। डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब को 2 दिन अपनी निगरानी में रखा। उसके बाद हमें दवाइयाँ दी और घर भेज दिया और कहा कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर इन दवाइयों की वजह से इन्हें फ़र्क ना पड़ा तो इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हम वालिद साहब को लेकर घर आ गए थे। वालिद साहब को वक्त पर दवाइयाँ देते रहे और उनका बहुत ख्याल करते रहे, लेकिन वालिद साहब की तबीयत बहाल नहीं हो रही थी। 2 दिन गुजरे तो मेरे वालिद साहब की फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दोबारा से बेहोश हो गए। हमने फ़ौरन गाड़ी बुलाई और वालिद साहब को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि मेरे वालिद का दिल धड़कना बंद हो गया है और दिल के दौरे की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे खुद को संभालना मुहाल हो गया। मेरी तो जैसे पल भर में ही दुनिया उजड़ गई थी। ये खबर मेरे दिल में छेद कर गई थी और मेरी खुशियों को मातम की सच्ची रंगत में रंग दिया था। अब हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। अपने ऊपर पहाड़ टूटते हुए महसूस करते। हमें एक खालिस और गहरी गमगीनी महसूस हुई। हमें अपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा सहारा था। हम सब घर वालों को उनकी मौत का बहुत गहरा सदमा हुआ। वालिद साहब के इंतकाल की खबर सुनकर मेरी वालदा और बहनें बहुत मुतासिर हुई। वो अस्पताल में धाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे वालिद साहब की मौत की खबर सुनकर हमारे रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए थे।
वो मेरे वालिद और बहनों को संभालने की कोशिश कर रहे थे और तसल्ली दे रहे थे। वालिद साहब के इंतकाल से हम सब का दिल बहुत बेचैन था। मैं भी शदीद गम में मुब्तला था। मुझे खुद को संभालना भी मुहाल लग रहा था, लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा था और वालिद साहब की तदफीन का अमल भी मेरे ही जिम्मे था। हमने रिश्तेदारों की मदद से वालिद साहब की मैयत को घर मुंतकिल किया और उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल किया। उसके बाद हम मुसलसल वालिद साहब के लिए कुरान खानी करते और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते। वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमारे घर के हालात काफ़ी बदल गए थे। आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। हमारे घर के हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। अब घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मेरी दोनों बहनें भी जवान हो गई थीं और उनकी शादी की उम्रें होने वाली थी। मैंने अपने डिप्लोमे के आखिरी साल में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर ली, लेकिन मेरी नौकरी से मुश्किल से घर का गुजर बसर हो रहा था। मेरी तालीम का भी फाइनल साल चल रहा था, इसीलिए मैं अपनी तालीम पर भी बहुत जोर देता था। फारिग वक्त में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। मैं अपनी पूरी मेहनत और जस्तजू करता रहा कि मेरी वालदा और छोटी बहनों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। आखिरकार मेरी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मुकम्मल हो गया और मुझे सनद से नवाज दिया गया। मेरा डिप्लोमा मुकम्मल हो चुका था और मैं अच्छी नौकरी की तलाश में मगन हो गया। मेरे पास तजुर्बे की कमी की वजह से पाकिस्तान में मेरे लिए कोई मौजूद नौकरी नहीं थी। ताहम मैंने मायूस ना होकर दुबई को अपनी नई मंजिल तस्वुर किया। दुबई, जो इमारतों की बुलंदियों, तारीखी ख़जाने और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के लिए मारूफ है, मेरे लिए एक नई राहत के इम्कानात भरपूर थे। दुबई के लिए अप्लाई करने से पहले मैं अपने हुनर और महारतों को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा था। मेरा इंतज़ार भी इख्तिताम पजीर हुआ जब मुझे दुबई की एक शानदार मुल्की कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मुझे वहाँ का वीज़ा मिल गया। मैंने दुबई जाने का फ़ैसला किया तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेरा भी उन्हें छोड़कर दुबई जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली थी। घर की जिम्मेदारी मुझी पर थी। मेरी छोटी बहनों की शादियाँ और उनकी आला तालीम के अखराजात मेरे ज़िम्मे थे। मैंने घर के हालात देखकर अपने दिल पर पत्थर रखा और दुबई जाने के लिए सीट बुक करवा दी और मुकर्ररा तारीख पर पाकिस्तान छोड़कर दुबई के लिए रवाना हो गया। दुबई पहुंचकर मैंने मुतालिका कंपनी में रिपोर्ट किया और अमली मैदान में कदम रखा था। मुझे कंपनी से अच्छा सैलरी पैकेज मिलता था। मैं घर पर अच्छी खासी रकम भेजा करता था। मेरे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो रहे थे। मेरी बहनों की शादी के लिए मेरी वालदा पैसे भी इकट्ठे कर रही थी। मैं काम से फारिग होकर घंटों अपनी बहनों और वालदा से फ़ोन पर बातें करता रहता। वो मुझे बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। मैं हमेशा अपनी बहनों को तालीम पर ध्यान देने और वालदा की खिदमत करने की तलकीन करता रहता था। उसके बाद हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। हमारे घर में किसी किस्म की कमी नहीं थी। जब भी मेरी वालदा फ़ोन करती तो बहुत खुश होती और मुझे ढेरों दुआएं देती रहती और कहती रहती कि तुम्हारी कुर्बानी की बदौलत हम एक खूबसूरत और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कहती कि तुम जब अब पाकिस्तान वापस छुट्टी आओगे तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मैं उन्हें कहता रहता कि मुझ पर बहनों की शादी का जिम्मा है। मैं पहले उनकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। मैं कंपनी में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। मैंने थोड़े ही अरसे में कंपनी में एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया था। कंपनी की हेड एक अरबी औरत थी। वो मेरा काम देखकर मुझसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी और हमेशा मेरी तारीफ़ करती रहती थी। एक दिन कंपनी के हेड ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और कहा कि तुम बहुत मेहनती लड़के हो, और कहा कि क्योंकि तुम पाकिस्तान से हो इसलिए तुम मज़ीद मेरे काम आ सकते हो और तुम्हें एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को उर्दू सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और वो यूनिवर्सिटी में भी उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ती है, लेकिन उसकी उर्दू बोलचाल अच्छी नहीं हो रही। अगर तुम चाहो तो शाम के वक्त हमारे घर आओ और उसे उर्दू बोलचाल सिखाओ। वैसे भी मैं शाम के वक्त फ्री होता था और मुझे यहाँ से काफ़ी रकम भी मिलनी थी, इसीलिए मैंने हामी भर ली और मैडम से कहा कि ठीक है, शाम के वक्त मैं आपके घर तशरीफ़ लाऊंगा। शाम का वक्त आया तो मैं मैडम के बताए हुए पते पर उनके घर पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा बजाया तो घर की खादमा ने दरवाज़ा खोला। मेरी पहले से ही उससे खबर हो गई थी, इसीलिए उसने मुझे गेस्ट रूम में बिठा दिया और मैडम को बुलाया। मैडम ने चाय पानी दिया और अपनी बेटी को उर्दू सीखने के लिए मेरे पास भेज दिया। जब मैंने उसकी बेटी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो बहुत हसीन और जमील लड़की थी। उसने मुझे सलाम किया और मेरे सामने बैठ गई। मैं लगातार उसकी खूबसूरती को ही देखे जा रहा था। फिर मैंने काम शुरू किया और उसे उर्दू बोलचाल के बारे में इब्तदाई चीज़ें बताईं। मैं पढ़ाई के पूरे पीरियड में उसे ही नज़रें चुरा कर देखता रहा। पढ़ाई का वक्त ख़त्म हुआ और मैं इजाज़त लेकर अपने क्वार्टर में आ गया। मैं पूरी रात उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका चांद सा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने किसी अरबी औरत को पहली दफ़ा इतने करीब से देखा था। मेरी बड़ी मुश्किल से रात कटी। सुबह हुई तो मैं कंपनी चला गया और इंतज़ार करता रहा कि कब शाम का वक्त होगा
और मैं उसका दीदार करने उसके घर जाऊंगा। फिर कंपनी से छुट्टी हो गई, मैं अपने क्वार्टर में गया, खाना वगैरह खाया और उसकी पढ़ाई का टाइम हो गया था, इसीलिए मैं उसके घर चला गया। दूसरे दिन जब मैं उनके घर गया तो वो काले रंग की मैक्सी में मेरे सामने बैठी हुई थी। उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमक रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने मुतालिका पढ़ाई शुरू की और उससे उर्दू बोलचाल के बारे में सिखाने लगा। वो बहुत शौक से उर्दू सीख रही थी और बहुत जल्दी चीज़ें उसकी समझ में आ रही थी। कुछ दिन गुजरे तो उसे काफ़ी बातें समझ आ गई। उसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी गपशप भी लगाया करती थी। एक दफ़ा मैंने नोट किया कि जब मैं उसे पढ़ा रहा था तो वो भी नज़रें चुराकर मुझे देख रही थी, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि वो मुझे उस्ताद के अलावा किसी और नज़र से देखेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील और अमीर लड़की थी। चंद ही दिनों में मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तकरीबन 1 महीना गुजरा तो उसकी मेरे साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी वालदा तो पहले से ही मेरी बहुत इज्जत करती थी और मेरी मेहनत और लगन से मुतासिर थी। जब मैंने उनकी बेटी को इस हद तक उर्दू सिखाई तो वो मुझसे और ज़्यादा खुश हो गई। उनके घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और एक ही बेटी थी। उसके बाद मेरा काफ़ी वक्त उनके घर पर ही गुजरता और मैं बहाने बहाने से उनके घर जाता और उस लड़की जिसका नाम आयशा था उसका दीदार करता रहता। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं भी महसूस कर रहा था कि वो भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है। मुझे दुबई गए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। कंपनी की मालकिन ने मुझे छुट्टी दी और पाकिस्तान भेज दिया। मेरी दोनों बहनों ने बैचलर की डिग्री मुकम्मल कर ली थी और उनके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी वालिदा चाहती थी कि पहले मेरी शादी हो। जब मैं पाकिस्तान छुट्टी गया तो मेरी वालिदा मुझे कहती रही कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं और तुम्हारी शादी करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, पहले अपनी दोनों बहनों की शादी करवाऊँगा। मेरी बहनों के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे थे। जब मैं छुट्टी आया तो मैंने उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया। उनमें मुझे काफ़ी लोग अच्छे भी मिले। अपनी दोनों बहनों के रिश्ते तय कर दिए और शादी की तारीख रख दी। चूंकि मेरी छुट्टी कमी थी, इसीलिए शादी की तारीख बहुत करीब की रखी थी। हम सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। तमाम चीज़ें मेरी बहनों की पसंद से खरीदी गईं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मेरी दोनों बहनें दुल्हन बनी बैठी थीं। दोनों मुझे एहतराम और तैयार की नज़र से देख रही थीं। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि भाई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। दोनों का निकाह पढ़वाया गया और दोनों अपने अपने घरों की तरफ रुखसत हो गई। मैं शादी से फारिग हुआ तो अभी तकरीबन मेरी छुट्टी में 15 दिन बाकी थे। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर दुबई से कॉल आई। जब मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से आयशा मुखातिब थी, जिसने मुझे कहा कि आप तो पाकिस्तान जाके मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं, और पूछा कि आप दुबई कब आ रहे हैं। आपके बगैर दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे हवास खता हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ इस तरह बात कर सकती है। जब मैंने उसे बताया कि मेरी तकरीबन 15 दिन छुट्टी बाकी है तो उसने पूछा कि आप जिस मकसद के लिए छुट्टी गए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ है या नहीं। तो मैंने कहा कि जी हाँ, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तब उसने कहा, फिर आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप जल्दी वापस आ जाएं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और मैं खुश भी था कि वो भी मुझ में दिलचस्पी लेती है। मैंने वो 15 दिन काफ़ी मुश्किल से गुजारे और दोबारा दुबई चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद, कंपनी में काम करने के बाद मैं शाम के टाइम उनके घर गया तो वो दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन मैंने महसूस किया कि आयशा मुझसे नाराज़ सी लग रही है। उसकी माँ के सामने उससे इस बारे में पूछ नहीं सका। फिर मैंने उसकी माँ से इजाज़त ली कि मैं उसकी उर्दू की क्लास आगे चलाऊँ। ये ना हो कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने क्लास नहीं ली तो जो कुछ सीखा था वो भी भूल चुकी हो। उसकी माँ ने कहा, जी हाँ, आप अपनी क्लास जारी रखें। फिर उसकी माँ वहाँ से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उसे देखा और देखते ही रह गया। उससे पूछा कि आप नाराज़ लग रही हैं, क्या हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि आपको क्या फिक्र है मेरी नाराज़गी की। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। मेरे पूछने पर उसने इजहार मोहब्बत किया और मुझे कहा कि जब से आप पाकिस्तान गए हैं मैं इसी तरह रोती रही हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपके बगैर मेरा ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। जब उसके मुंह से मैंने इजहार मोहब्बत सुना तो मुझसे भी रहा ना गया और मैंने भी उससे कहा कि मैंने जब आपको पहले दिन ही देखा था तो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। मैं भी आपके बगैर बहुत मुश्किल से रह रहा था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, इसीलिए वहाँ गया था। फिर उसने मुझसे वादा लिया कि मुझे कभी भी छोड़िएगा मत। उसके बाद जब भी मेरी वालिदा की कॉल आती तो वो मुझे कहती रहती कि बेटा वापस आ जाओ, तुम्हारी भी शादी करवा दूँ। वो मुझे कहती कि तुम्हारे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। मैं उन्हें कहता कि अभी अभी दुबई वापस आया हूँ, आप कुछ वक्त सब्र रखें। जब से मेरी बहनों की शादियाँ हुई थी तो मेरी वालिदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और घर पर अकेली ही होती थी। मेरी वालिदा ने मेरे लिए कोई लड़की भी ढूंढ ली थी। उसके घर वालों से रिश्ते की बात भी कर ली।
दुबई में आयशा मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मुझे एक दिन उसने कहा कि आपके बगैर मेरे दिन रात बहुत मुश्किल से कट रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी आपसे जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैंने उससे कहा कि मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन आपकी वालदा इस शादी के लिए हरगिज़ नहीं मानेगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ मान जाएंगी, उन्होंने आज तक कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। मैंने आयशा के बारे में अपनी वालदा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ रखी थी और वहाँ पर मेरी शादी करना चाहती थी। इसीलिए मैं उनके अरमानों को ठेस नहीं पहुँचा सकता था। मैं एक दिन कंपनी में मगन था कि कंपनी के हेड ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और मुझसे कहा कि आयशा तुम्हें दिलो जान से चाहती है और तुमसे शादी करना चाहती है। वो तुम्हारे बगैर काफ़ी बेचैन होती है और मुझसे उसकी ये बेचैनी देखी नहीं जाती। तुम यकीनन एक अच्छे लड़के हो, तो अगर मैं उसकी तुमसे शादी करवा दूं तो क्या उसे सारी ज़िंदगी खुश रखोगे? तब मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। फिर मैंने अपने घर वालों से छुपकर वहाँ आयशा से निकाह कर लिया और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। अब कंपनी में मुझे बहुत अच्छी सीट पर बैठा दिया गया। अब घर में अच्छी खासी रकम भेजता था। उसके बाद मेरी वालदा जब भी मुझे कॉल करती तो कहती कि तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे पूरे हो गए हैं, अब जल्दी से पाकिस्तान आओ ताकि तुम्हारी शादी करूं। मैं उन्हें कहता कि अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, दुबई आया हूं, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन वो मुझे कहती कि मैं घर पर अकेली रह गई हूं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। फिर मुझे कहती कि अगर तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते तो फ़ोन पर निकाह कर लो ताकि उस लड़की को मैं बहू बनाकर अपने घर ले आऊं और मेरी तन्हाई दूर हो जाए। मुझे भी वालदा की फ़िक्र होती थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और घर में कामकाज के लिए भी कोई और नहीं था। वालदा के मुसलसल इसरार पर मैंने शुमाइला, वो लड़की जो मेरी वालिदा ने मेरे लिए ढूंढ रखी थी, उससे फ़ोन पर निकाह कर लिया और अपनी पहली बीवी आयशा को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खबर ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गम के पहाड़ तले दब गया हूँ। मुझे पाकिस्तान से मेरे चचा की कॉल आई थी, जिन्होंने बताया कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। मैं गम की हालत में था, जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना चाहता था। मैंने कंपनी से 7 दिन की छुट्टियां ली और पाकिस्तान अपनी वालिदा की आखिरी रसूमात के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान पहुंचकर मैंने वालिदा की तदफीन का अमल मुकम्मल करवाया। 2 दिन वहीं रुका, उनके तीसरे की दुआ करवाई और अब मेरी दूसरी बीवी, जिससे मेरी वालिदा ने निकाह करवाया था, अकेली रह गई थी और सब कह रहे थे कि उसे भी मैं अपने साथ दुबई ले जाऊं। मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। मैंने उसका दुबई के लिए वीज़ा लगवाया और उसे अपने साथ दुबई ले आया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि क्या पता जब शुमाइला और आयशा को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि वो दोनों सौतने हैं तो कैसे रिएक्ट करेंगी। शुमाइला को मैंने समझा दिया था कि तुम्हें मालूम है मेरी वालदा ने तुमसे मेरा किस तरह निकाह पढ़ाया है। मैंने वालदा के आगे मजबूर होकर तुमसे निकाह किया है। मैंने दुबई में पहले से ही शादी कर ली थी। वो कुछ नाराज़ सी हुई, लेकिन मुझे समझ गई और वो दुबई आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो मेरी वजह से ही तो दुबई आई थी। इसीलिए उसने मेरी दूसरी बीवी बनना कबूल कर लिया। अब एक मंजिल से तो मैं पास हो गया था, दूसरी मंजिल को कामयाबी से क्रॉस करना था। मैं शुमाइला को लेकर अपनी पहली बीवी के पास गया। वो देखते ही समझ गई और पूछने लगी कि क्या ये आपकी बीवी तो नहीं है। मैं कुछ डर रहा था, लेकिन उसने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सच बताएं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। तब मैंने उसे कहा कि जी हाँ, मेरी वालदा ने मेरा इससे ज़बरदस्ती निकाह करवाया है। आयशा नाराज़ होने के बजाय और ज़्यादा खुश हो गई और शुमाइला से गपशप लगाने लगी और उर्दू में उससे बोलने लगी। शुमाइला को भी एक अरबी औरत का इस तरह उर्दू बोलते हुए अच्छा लग रहा था। अब दोनों की आपस में दोस्ती हो गई थी। आयशा तो शुमाइला के साथ बहुत वक्त गुजारती, दिन रात उसके साथ रहती। मुझे अक्सर कंपनी में रात रुकना पड़ता तो मेरी दोनों बीवियां रात को इकट्ठे सोती। वक्त काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। एक दिन मेरी दूसरी बीवी कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों, क्या हुआ है? तब उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझ पर खुदा का अज़ाब आएगा, आप अपनी पहली बीवी को मना करें। वो रोते हुए बोली तो मैं परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या काम करने को मेरी पहली बीवी कहती है, लेकिन उसने नहीं बताया। वो परेशान थी तो मैंने भी दिल में इरादा किया कि मैं पता लगाऊंगा कि मेरी पहली बीवी उससे ऐसा क्या काम करवाती है। उस दिन मैंने कहा कि कंपनी में मेरी नाइट ड्यूटी है। ये कहकर मैं घर से निकल गया, लेकिन मैं छुपकर दोबारा अंदर दाखिल हो गया और जिस कमरे में मेरी बीवियां सोती थीं उस कमरे में छुपकर बैठ गया। जो ही रात पड़ी तो मेरी बीवियां कमरे में दाखिल हुईं और बेड पर लेट गईं। फिर मैंने जो देखा, मैं काफ़ी हैरान हो गया। मेरी पहली बीवी ने एक तेल निकाला जिसमें फिटकड़ी भिगोई हुई थी और वो तेल दूसरी बीवी के नाफ में लगाने लगी। दूसरी बीवी मुसलसल मना कर रही थी, लेकिन पहली बीवी ने उससे कहा कि ये लगाओ ताकि तुम्हारे घर बेटा पैदा हो। हम अरबी औरतें यही तेल इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए हमारे घरों में अक्सर बेटे पैदा होते हैं।
लेकिन मेरी दूसरी बीवी कह रही थी कि नहीं, मुझे तो अभी तक मेरे शौहर ने छुआ तक नहीं है। मैं तो उनकी वालदा की नसीहत की वजह से उनके साथ बगैर किसी गिले शिकवे के रह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं उनकी ये नसीहत कभी नहीं भूल सकती और उनका एहसान भी नहीं भूल सकती कि मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया और अपने घर की बहू बनाया। तो जब अल्लाह ताला ने चाहा और मेरे शौहर ने चाहा तो हमारे घर चाहे बेटा हो या बेटी, अगर बेटी होती है तो वो अल्लाह की रहमत होती है। मैं अल्लाह ताला की रहमत से मुंह नहीं मोड़ना चाहती, इसीलिए मैं ये तेल नहीं लगवाना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। मुझे उनकी बातों पर खुशी भी हो रही थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी अपनी सौतन की औलाद के बारे में सोच रही थी कि नरीना औलाद पैदा हो, जबकि मेरी दूसरी बीवी अल्लाह ताला की देन पर राजी थी और मैंने उससे इस दवाजी ज़िंदगी के हुकूक नहीं दिए थे। उससे मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं था। मुझे उस वक्त अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि मेरा उससे शरई निकाह हुआ था, लेकिन मैं उसे अज़दवाजी हुकूक नहीं दे सका। उस वक्त मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी दोनों बीवियों को बराबर हुकूक दूंगा। मेरी पहली बीवी हामला थी, वो भी अपनी नाक में वही तेल लगाया करती थी ताकि उसके घर बेटा पैदा हो। मैं वहीं पर छुपा रहा और उन्हें महसूस ना होने दिया कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। जब वो सो गई तो मैं वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। जब दूसरे दिन उठा तो मेरी दूसरी बीवी कुछ परेशान थी। मैंने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और प्यार से पूछा कि क्यों परेशान हो? तुम ये परेशान ना हुआ करो। मेरा प्यार और शफकत भरा लहजा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने उससे कहा कि जब से हम आए हैं मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया, आज हम कहीं घूमने जाते हैं। मैंने पहली बीवी को कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं दूसरी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। मेरी पहली बीवी भी ये सुनकर खुश हुई कि मैं दूसरी बीवी को भी इस दवाजी हुकूक देना चाहता हूँ। वो राज़ी हो गई। चनाचा मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर से निकल गया। हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारा। समंदर किनारे एक हट बुक करवाया और 2 दिन वहीं रहे। मैंने उससे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी और उससे अज़दवाजी हुकूक देने का वादा किया। मैंने उसे दिल से बीवी कबूल कर लिया था। फिर हम घर आ गए। घर आकर मैंने पहली बीवी से कहा कि तुम मुझे औलाद में क्या देना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं आपको बेटा देना चाहती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम दुआ करो मेरी दूसरी बीवी से बेटी पैदा हो। मुझे बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। तो मेरी पहली बीवी ने कहा कि अल्लाह करे आपको दूसरी बीवी से बेटी नसीब हो। मैंने पहली बीवी से कहा कि बेटियों का अपना मकाम होता है, बेटियां अपने वालिदैन से ताहयात मोहब्बत करती रहती हैं। तब मेरी पहली बीवी को भी समझ आ गई कि हमें अल्लाह ताला की देन पर राज़ी होना चाहिए। मेरी पहली बीवी ने अकेले में मेरी दूसरी बीवी से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि अल्लाह ताला हम दोनों को जो भी औलाद देगा हम उसकी देन पर राज़ी रहेंगे। उसके बाद दोनों में दोबारा से दोस्ती बन गई और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगी। वक्त गुजरता गया। मेरी पहली बीवी को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। हम सब उसकी नेमत पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। चंद महीने मजीद गुजरे तो मेरी दूसरी बीवी को भी अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा। अब हमारा घर खुशियों से खिल उठा। मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ निहायत पुरमसरत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।